आज चौथे चरण का मतदान खत्म हो गया। 7 चरणों का मतदान होना है और आज जब चौथे चरण का मतदान खत्म हुआ है तो 10 राज्यों में 96 सीटों पर मतदान खत्म हुआ। अब इनमें से कहां मजेदार चुनाव रहे, जैसे कि पश्चिम बंगाल के वर्धमान में बीजेपी के नेता दिलीप घोष की गाड़ी पर पथराव हुआ और ये इसलिए मजेदार है क्योंकि बिना पथराव के, बिना हिंसा के बंगाल का चुनाव कैसे संपन्न हो सकता है। 2 सुरक्षाकर्मी यहां पर घायल भी हुए हैं। वहीं पर आंध्र प्रदेश के गुंटूर में विधायक और वोटर के बीच में झड़प हो गई है, एक दूसरे पर हाथापाई हुई है। और बिहार के मुंगेर में एक बूथ पर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। ये तमाम तस्वीरें देखने को मिली हैं। आमतौर पर अभी तक चुनाव शांतिपूर्ण रहा है, लेकिन हंगामे की ये तस्वीर अपने आप में इस बार दिखाई दी है। कुछ हंगामा हैदराबाद में भी दिखाई दिया, जहां एमआईएम की मुखिया असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माधवी लता आमने सामने हैं। माधवी लता ने हैदराबाद में कुछ बूथ पर जाकर मुस्लिम महिला मतदाताओं से उनके वोटर आईडी कार्ड मंगाए और उनके बुर्के को हटवाकर ये देखने की कोशिश की कि क्या वही महिलाएं हैं या दरअसल यहां पर बुर्के के अंदर कोई और है। आईडी से मिलान करने की उन्होंने कोशिश की, जिससे लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा और इस पूरी घटना का वीडियो जैसे ही सामने आया, माधवी लता के खिलाफ हैदराबाद में एक पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। यानी कि कमोबेश अगर आप देखें तो जिस तरीके से इस चुनाव में उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा हिंसा भी शायद देखने को ना मिले, वो थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, लेकिन कॉम्पिटिटिव चुनाव हैदराबाद में जो देखने को मिला वो अपने आप में अभूतपूर्व है। क्योंकि इस बार का मतदान और जिस तरीके से माधवी लता लगातार असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपने कैंपेन को चला रही थी, उसका अंत भी लगभग वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। चौथे फेज के चुनाव के इस पूरे कमोबेश में जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या है? 62.73% अभी तक वोटिंग परसेंटेज आया है। पश्चिम बंगाल में 75% के आसपास, आंध्र प्रदेश में 68% के आसपास, तेलंगाना में 61% मतदान, मध्य प्रदेश में 68.44% मतदान, जो कि अभी तक के सबसे बेस्ट प्रदर्शन में से माना जा सकता है। महाराष्ट्र में 52.63% की वोटिंग, उत्तर प्रदेश में 57.63% की वोटिंग, बिहार में 55.78% की वोटिंग, झारखंड में 63.37%, उड़ीसा में 63.85% और जम्मू कश्मीर में 36.58% का मतदान अभी तक दर्ज किया गया है, जो कि अभी तक हमारे पास जानकारी है। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग जैसे ही इसे आगे करेगा उस पर और भी जानकारी आती ही हम आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि जैसे जैसे मतदान प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वोटिंग परसेंटेज में भी बढ़ाव देखने को मिल रहा है। यानी कि लोगों में मतदान को लेकर जो उत्सुकता और जो उत्साह होना चाहिए वो अब चौथे चरण तक पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। यह बहुत ही बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी की और उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियों की मानी जा सकती है, क्योंकि पहले चरण के मतदान के बाद ऐसा लग रहा था कि क्या इस बार मतदाता उदासीन है। तो जो वोटिंग परसेंटेज 3 चरण तक निकल कर आया था वो 2019 के मुकाबले 3% कम था। चौथे चरण का जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है और ऐसा लगता है कि इस बार के मतदान के खत्म होते होते वोटिंग परसेंटेज लगभग वहीं पहुंच जाएगा जो 2019 में था। कम से कम हमें ये उम्मीद तो करनी ही चाहिए। इसके साथ साथ जो फोर्थ फेज के इस इलेक्शन के साथ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों के लोकसभा सीटों के सभी मतदान की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तेलंगाना की 17 सीटों पर आज मत पड़ गए, आंध्र प्रदेश की 25 की 25 सीटों पर मत पड़ गए और मध्य प्रदेश का भी चुनाव आज खत्म हो गया। 8 सीटें बची हुई थी, यहां पर भी सभी सीटों में मतदान पूरा हो चुका है। या अगर आप पूरे तरीके से देखें तो आज हम ये कह सकते हैं कि चौथे फेज के इस पोलिंग एंड के साथ साथ 70% पोलिंग ऑफ टोटल सीट्स की हो चुकी है। मतलब कि चौथे चरण के मतदान के साथ साथ 379 सीट्स पर मतदान हो चुका है और अब जबकि 3 फेज और बचे हुए हैं, यानी कि 5वां, 6ठा और 7वां, सिर्फ 164 सीटें बची हैं जिस पर मतदान होना है। तो इस पूरे आधार को अगर आप देखें तो इससे हम ये कह सकते हैं, एक हाइपोथेसिस मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये जो फोर्थ फेज का इलेक्शन है आप इसे मेक या ब्रेक इलेक्शन कह सकते हैं। और मैं ऐसा क्यों आपके सामने कह रहा हूं, मैं इसको आंकड़े के जरिए आपके सामने साबित करूंगा कि अभी जिस तरीके का मतदान हुआ है वो बताता है कि क्यों ये मेक और ब्रेक है। सबसे पहले कुछ आंकड़े अभी आपके सामने देखिए। जो 2019 में मतदान हुआ था उसमें पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीट्स जीती थी और यूपीए के पास 45 सीट्स आई थी, अन्य के खाते में 16 सीट गई थी। मतदान हुआ था 102 सीटों पर। दूसरे चरण के मतदान में 55-24 9 सीटें, 88 सीट पर मतदान हुआ। तीसरे चरण में 77 सीट्स बीजेपी और एनडीए के पास थी, यूपीए के पास 6 सीट थी।
अदर्स के पास 10 सीट थी। 93 सीट्स पर मतदान हुआ। इस बार जो मतदान हुआ है 96 सीट्स पर, इसमें 46 सीट्स एनडीए के पास हैं, 7 यूपीए के पास और अन्य के खाते में 43 सीट्स यहां पर हैं। अब आप कहेंगे ये अन्य कौन है? ये अन्य है बीआरएस और उसके साथ साथ वाईएसआर कांग्रेस। जी हां, इसी की वजह से खेल बिगड़ा था। 96 सीट। तो कुल मिलाकर अभी तक का जो आंकड़ा आपके सामने आ रहा है, अगला ग्राफिक प्लेट आपको ज्यादा बेहतर तरीके से अब बताएगा कि हम इसको क्यों मेक और ब्रेक इलेक्शन कह रहे हैं। देखिए, तीसरे चरण तक 173 सीट्स भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी थी 2019 में। चौथे चरण में भारतीय जनता पार्टी 246 सीट और जीतती है, यानी कि चौथे चरण तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने 219 सीटें अपने गठबंधन सहयोगियों के साथ मिलकर चौथे चरण में 2019 में जीत ली थी। यूपीए के खाते में 2019 में 75 सीटें आई थी 3 चरण तक। चौथे चरण में 7 सीट मिली थी, यानी कि 82 सीट पर यूपीए रह गई थी। और अन्य के खाते में 36, 43 और कुल मिलाकर 76 सीट्स आई थी 2019 में। अब इसका एक्सट्रापोलेशन आप देखिए, 164 सीटें जो अब बची हुई हैं, उन पर जो मतदान होना है उसमें क्या स्थिति, किसका कहां क्या दांव पर लगा है, यह ग्राफिक प्लेट अगला आपको बताएगा कि कहां किसके दांव पर क्या है। अब आप देखिए, अब बची हैं 164 सीटें। एनडीए ने 2019 में 164 में से 118 सीट जीत ली थी साहब। जी हां, इसीलिए अब जो इलेक्शन है, यह इलेक्शन पूरी तरीके से एनडीए के लिए इलेक्शन है। यूपीए ने यहां पर सिर्फ 11 सीटें जीती थी, अन्य के खाते में 40 सीटें आई थी। तो यानी कि अगर हम इसमें कांग्रेस और सहयोगियों की बात करें जो कि 2019 में थे, उनके लिए अब लगभग ये इलेक्शन खत्म सा होता दिखाई दे रहा है, अगर मैं इसको 2019 के चश्मे से देखूं। अन्य के खाते में 40 सीटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दांव पर सब कुछ है। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी यह दावा कर रही है कि हमको 400 पार चाहिए, तो अब आप समझिए कि क्या दारोमदार पर है। सबसे मुश्किल फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए फेज 1 था, 102 सीटें जिसमें थी। वहां पर 39 सीट्स तमिलनाडु की थी और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चंक वहां पर जीतने के लिए था। और यूपीए के लिए, या फिर यूं कहें कि इंडिया अलायंस के लिए, वहां पर काफी ज्यादा पाने के लिए था। दूसरे फेज में भी लगभग यही स्थिति थी, क्योंकि इंडिया अलायंस पहले 2019 में काफी मजबूत यहां पर थी। लेकिन जैसे ही आप तीसरे फेज पर पहुंचते हैं और वहां से चौथा और अब 5वां, 6ठा और 7वां, तीसरे फेज के बाद भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन काफी कारगर और मजबूत होता दिखाई दिया था 2019 में भी और 2014 में भी। यानी कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है और उन्हें पता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो यकीन मानिए अब आने वाले फेज में उनके लिए पाने के लिए उतना ही है जितना लगभग वो पिछली बार पा चुके थे, 118 सीटें या शायद इससे कुछ बढ़कर, लेकिन खोने के लिए बहुत है। और इसीलिए आप एनडीए को बड़े पैमाने पर सजग होते देख रहे हैं। यूपीए के लिए पाने के लिए बहुत है, लेकिन क्या उनके तमाम सहयोगी उनके साथ हैं? और यहीं पर सबसे बड़ी बात निकलकर परेशानी की कांग्रेस के लिए आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लगभग साफ है, बंगाल में कांग्रेस साफ है, बिहार में लगभग कांग्रेस की स्थिति खराब है। तो कांग्रेस गेन करेगी तो कहां गेन करेगी? अब इसके साथ साथ एक और सवाल उठता है। आपने देखा जब चुनाव की शुरुआत से पहले भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया था 400 पार एनडीए, 400 पार का दावा अगर सही है तो किस तरीके से, और इसके लिए स्ट्राइक रेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए समझना जरूरी है। 4 चरण तक 379 सीट्स पर मतदान हो चुके हैं साहब। 273 सीट्स अगर जीतनी है तो स्ट्राइक रेट क्या होना चाहिए? 71% का स्ट्राइक रेट भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को चाहिए, ताकि वो 273 सीट्स निकाल सकें बहुमत के आंकड़े 379 में से। अब अगर हम इसको पूरे स्ट्राइक रेट के आधार पर देखें, अगर 543 सीटों में से 389 सीट हासिल हो जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए को 400 से पार बाहर मिल जाएगा। इसके लिए एनडीए को स्ट्राइक रेट 73% करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी अपने स्ट्राइक रेट पर है और बीजेपी और सहयोगी 71% के अपने स्ट्राइक रेट पर अभी तक मौजूद हैं, तो आने वाले 164 सीटों पर 73% के स्ट्राइक रेट से
एनडीए 400 पार पहुंच जाता है। अब 4 तारीख को इसका आकलन हम करके आपको बता पाएंगे कि क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ साथ एनडीए ने अपने स्ट्राइक रेट को बहाल रखा है या नहीं रखा है। यही सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जो आपके सामने है।